अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो जैसे कि आपको पता है 14 अगस्त की आमद आमद है। सभी पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अल्लाह ताला हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को हमेशा कायम व दायम रखे और ढेर सारी तरक्की अता फरमाए, आमीन। और आज इसी सिलसिले में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पाकिस्तानी फ्लैग की शेप का फॉन्डेंट केक। फॉन्डेंट की बहुत ही आसान सी रेसिपी है जो कि सिंपल से सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार होगा। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। रेसिपी आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी ताकि एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप इस तरह का या अपनी पसंद के किसी भी डिज़ाइन का केक ईज़िली बना लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फर्स्ट स्टेप में हम मार्शमेलो से फॉन्डेंट तैयार करेंगे क्योंकि इसको हमें रेस्ट के लिए 5 से 6 घंटे के लिए रखना पड़ता है। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम वाइट मार्शमेलोज लिए हैं। वाइट इसलिए क्योंकि बाद में आप इसमें कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून पानी और एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इन्हें हमें माइक्रोवेव में मेल्ट करना है, लेकिन एक ही बार आपने इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना। 30 सेकंड्स माइक्रोवेव करने के बाद एक बार इसको मिक्स करेंगे और फिर दोबारा से इसको 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव करेंगे। सेकंड टाइम 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव करने के बाद इसको हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अब ये बहुत इजीली एक पेस्ट की फॉर्म में आ जाएंगे। ये देखें, सारे मार्शमेलोज अच्छे से मेल्ट होकर इस तरह से एक पेस्ट की फॉर्म में आ जाएं, इसमें कोई भी गुठली या लम्स ना हो। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर लेंगे एक बड़े साइज़ का मिक्सिंग बॉल और इसमें शामिल कर देंगे आइसिंग शुगर। टोटल 400 ग्राम आइसिंग शुगर है, जिसमें से हाफ हम मिक्सिंग बॉल में डालेंगे और उसके ऊपर डाल देंगे मार्शमेलोज वाला पेस्ट। और फिर उसके बाद बाकी बची हुई हाफ आइसिंग शुगर भी इसके ऊपर डाल देंगे। तो अब हमें इनको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और जब ये मार्शमेलोज का पेस्ट और आइसिंग शुगर अच्छे से कंबाइन हो जाएंगे तो फिर उसके बाद ये इस तरह से एक डो की फॉर्म में आ जाएंगे और यहाँ पर हमारा फॉन्डेंट बिल्कुल तैयार है। ये देखें, इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का होना चाहिए। इससे ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो फिर हाथों पे चिपकेगा और अगर इससे ज़्यादा सख्त कर लेंगे तो फिर आपको बेलने में परेशानी होगी। बस अब इसको इस तरह से अच्छे से प्लास्टिक रैप से कवर करना है ताकि इसमें एयर ना जाए, वरना ये ड्राई हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसको इस तरह से एक और जिपलॉक बैग में बंद करेंगे और इसको कम से कम 6 से 8 घंटे के लिए इसी तरह से रूम टेम्परेचर पर पड़ा रहने देंगे। और नेक्स्ट स्टेप में अब हम केक स्पंज तैयार करेंगे और उसके लिए बैटर बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 150 ग्राम चीनी ली है, जिसको मैंने मेजरमेंट वाले एक कप में डाल लिया है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि मेजरमेंट के कप के हिसाब से ये चीनी कितनी बनेगी। इसके अलावा यहाँ पर मैंने मेजरमेंट वाले कप में ही 150 ग्राम मैदा लिया है। आप देखिए, मैदे और चीनी का वेट तो बिल्कुल सेम है, लेकिन कप के हिसाब से इनकी मेजरमेंट्स में कितना डिफरेंस है। तो इसलिए अगर आपको बेकिंग का शौक है तो इस तरह का एक किचन स्केल आप लाजमी खरीद लें परफेक्ट मेजरमेंट्स के लिए, क्योंकि सिर्फ चंद ग्राम के डिफरेंस से ही आपकी रेसिपी बिल्कुल ख़राब हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास इस वक्त ये किचन स्केल नहीं है तो फिर जहाँ से आप मैदा या चीनी खरीदें वहाँ से ही ग्राम्स में इनकी परफेक्ट मेजरमेंट्स करवा लें, क्योंकि इस रेसिपी के लिए मेजरमेंट्स का परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैदे और चीनी के अलावा हमें यहाँ पर ज़रूरत होगी 5 अंडों की। केक स्पंज तैयार करने के ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। तो पाँचों अंडे यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल में डाल लिए हैं। अब इसमें साथ ही शामिल कर देंगे 150 ग्राम चीनी। इलेक्ट्रिक बीटर से इनको बीट करेंगे। कम से कम 8 से 10 मिनट तक हमें इनको बीटर की हाई स्पीड से बीट करना है और ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपने इस स्टेप को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ये एक बेकरी स्टाइल स्पंज केक है जिसमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता। तो केक बनाने की ये सारी टेक्निक्स आपने बहुत अच्छे से फॉलो करनी है, क्योंकि बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा वगैरह का इस्तेमाल किए बिना ही इन सारी टेक्निक्स की वजह से केक बहुत ही सॉफ्ट भी बनेगा और फूलेगा भी। बेकरी में जो हम मुख्तलिफ तरह के मुख्तलिफ फ्लेवर्स के क्रीम केक्स देखते हैं, उन तमाम केक्स को बनाने के लिए इसी स्पंज का इस्तेमाल किया जाता है। और उन्हीं क्रीम केक्स में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ तरह के स्पंज केक, जैसे चॉकलेट स्पंज केक, वनीला स्पंज केक और बेकरी स्टाइल कॉफ़ी स्पंज केक, उन तमाम की रेसिपीज़ भी मेरे चैनल पर तफसील के साथ है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो बीट करते हुए यहाँ पर हमें हो गए हैं 10 मिनट। आप देखिए अंडे कितने अच्छे से फूल गए हैं, इनका टेक्सचर बिल्कुल ही चेंज हो गया है। तो इलेक्ट्रिक बीटर को अब हम हटा देंगे क्योंकि इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से एक स्टेनर में डालेंगे 150 ग्राम मैदा जो हमने स्टार्ट में ही मेजर कर लिया था, और 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें नमक। मैदे को अब हम इस तरह से छान कर 2-3 पोर्शंस में थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और इस तरह से एक हैंड विस्क या रबर स्पैचुला की मदद से बहुत हल्के हाथों से इसको फोल्ड करते हुए मिक्स करेंगे। मैदे को मिक्स करने के दौरान ही हम इसमें 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस भी शामिल कर देंगे।
बहुत हल्के हाथों से इसकी मिक्सिंग करनी है, ज़ोर-ज़ोर से इसको मिक्स नहीं करना, वरना आपका सारा केक बैटर बैठ जाएगा और आपका केक फूलेगा नहीं। इसके अलावा आपने एक बात का और ख़्याल करना है कि इसको ओवर मिक्स भी नहीं करना। तो इन सारी बातों का ख़्याल रखेंगे तो आपका केक स्पंज बहुत ही अच्छा बनेगा। तो सारे मैदे की केक बैटर में अच्छे से मिक्सिंग कर ली है। आप देखिए हमारा बैटर कितना फ्लफ़ी बना है। अब इसे हम डाल देंगे एक 9 इंच के स्क्वायर केक पैन में, जिसको मैंने अच्छे से ग्रीस करके इसमें बटर पेपर भी लगा लिया है। अब आप इसे ओवन में भी बेक कर सकते हैं और पतीले में भी। ओवन में बेक करने के लिए पहले 10 मिनट के लिए ओवन को 180 सेल्सियस पर प्रीहीट कर लें और फिर उसके बाद 180 सेल्सियस पर ही इसको तकरीबन 35 से 40 मिनट लगेंगे बेक होने में। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसी स्पंज केक की अलग से वीडियो भी मेरे चैनल पर है, जिसको मैंने पतीले में बेक किया था। पतीले में बेकिंग का रिजल्ट देखने के लिए आप मेरी वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। उसकी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब केक को बेक करने के बाद पहले इसको हम रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा होने देंगे और फिर उसके बाद इसको मोल्ड में से निकालेंगे। तो अब इस केक की हम इस तरह से लेयर्स में कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैं इसकी 3 लेयर्स में कटिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इसको 2 लेयर्स में भी काट सकते हैं और काटने के लिए नाइफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखें कितना सॉफ्ट और फ्लफी स्पंज बना है। अब इस पर आइसिंग करने से पहले इसको हमें फ्रिज में रखकर अच्छे से ठंडा करना है। अगर केक गर्म होगा या रूम टेम्परेचर वाला होगा तो सारी आइसिंग मेल्ट हो जाएगी, इसलिए इसको फ्रिज में रखकर अच्छे से ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट अब हम तैयार करेंगे बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग। बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम अनसॉल्टेड बटर, जो कि आप देखें सॉफ्ट है लेकिन साथ ही साथ ठंडा भी है। मक्खन इतना ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जैसे कि मेल्ट होने के करीब करीब हो या रूम टेम्परेचर वाला हो, ये सॉफ्ट हो लेकिन साथ ही साथ ठंडा भी हो। तो अब इसको हम इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से 3-4 मिनट तक बीट करेंगे ताकि ये बिल्कुल स्मूथ होकर एक क्रीम की फॉर्म में आ जाए। देखिए बीट होने के बाद मक्खन बिल्कुल स्मूथ हो गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे आइसिंग शुगर। 500 ग्राम मक्खन है तो इसमें हम 500 ग्राम ही आइसिंग शुगर शामिल करेंगे। कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। और साथ ही इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस। तो पहले इस तरह से बीटर को ऑन किए बिना ही हम इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अगर स्टार्ट में ही बीटर ऑन कर देंगे तो सारी आइसिंग शुगर उड़कर बाहर फैलेगी। हल्का सा मिक्स करने के बाद अब इसको हम इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि मक्खन और चीनी बहुत अच्छे से कंबाइन हो जाए। 5 मिनट तक बीट करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे 3 से 4 खाने के चम्मच दूध और इसको दोबारा से 4-5 मिनट के लिए बीट करेंगे, ताकि दूध मक्खन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारी फ्रॉस्टिंग बहुत ही सिल्की और स्मूथ हो जाए। तो 5 मिनट तक बीट करने के बाद आप देखें हमारी बहुत ही सिल्की और स्मूथ सी बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग तैयार हो गई है। तो अब स्पंज भी हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इस पर फ्रॉस्टिंग करेंगे और सबसे पहले इस पर लगाएंगे शुगर सिरप। यहाँ पर मैंने आधा कप पानी में थोड़ी सी चीनी शामिल करके उसको पका लिया था। उसके बाद उसको ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद ही हम शुगर सिरप का इस्तेमाल करेंगे। आप इसकी जगह पर किसी भी फ्रूट जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस केक स्लाइस के ऊपर लगाएंगे बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग की एक लेयर और बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग को यहाँ पर मैंने एक पाइपिंग बैग में डाल लिया है। इस तरह से केक पर फ्रॉस्टिंग की लेयर लगाना बहुत आसान हो जाता है। आप चाहें तो केक नाइफ की मदद से भी इसको लगा सकते हैं। इसके बाद इस फ्रॉस्टिंग को हम इस तरह से ऊपर से थोड़ा सा स्मूथ या लेवल कर देंगे। इसके ऊपर केक का दूसरा स्लाइस रखेंगे और सेम उसी तरह से पहले इसके ऊपर शुगर सिरप लगाएंगे और फिर फ्रॉस्टिंग की एक लेयर लगा देंगे। तो सेम उसी तरह से फ्रॉस्टिंग को लेवल करने के बाद इसके ऊपर केक का तीसरा स्लाइस रख देंगे और इसके ऊपर भी शुगर सिरप लगाएंगे। अब पहले केक के हर तरफ फ्रॉस्टिंग की एक बारीक सी लेयर लगाएंगे। इसे क्रम्ब कोट कहते हैं। इसकी वजह से केक के लूज क्रम्स केक के साथ ही लॉक हो जाते हैं। इस तरह से जब हम फ्रॉस्टिंग की फाइनल लेयर लगाते हैं तो केक क्रम्स फ्रॉस्टिंग को ख़राब नहीं करते। और साइडों पर इस तरह से पहले सारे गैप्स को फ्रॉस्टिंग की मदद से फिल करेंगे और फिर उसके बाद फ्रॉस्टिंग की बारीक सी लेयर लगाएंगे। तो इस तरह से क्रम्ब कोट लगाने के बाद अगर मौसम गर्म है तो फिर आप इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें ताकि ये थोड़ा सा सॉलिड हो जाए। इसके बाद इसको फ्लैग की शेप देने के लिए इस तरह से साइड से 1.5 इंच चौड़ी लंबाई में इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद इस तरह से केक की लंबाई वाली साइड पर फ्रॉस्टिंग की एक लेयर लगाएंगे और ये कटा हुआ केक का पीस इसके साथ जोड़ देंगे। इस तरह से इसको प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से इसके साथ स्टिक हो जाए। अब जो साइड पर एक्स्ट्रा केक है इसकी कटिंग कर देंगे।
अब फ्रॉस्टिंग की मदद से इस तरह से केक के जितने भी गैप्स हैं इनको फिल कर लेंगे। इसके बाद सारे केक के ऊपर फ्रॉस्टिंग की एक और बारीक सी लेयर लगाएंगे और केक को हर तरफ से लेवल कर लेंगे। फ्रॉस्टिंग की क्वांटिटी आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस फ्रॉस्टिंग की मदद से हमें केक को हर तरफ से अच्छे से लेवल करना है ताकि जब हम इसके ऊपर फॉन्डेंट की लेयर लगाएं तो वो ऊंची नीची ना हो। तो फ्रॉस्टिंग लगाने के बाद अगर मौसम गर्म है और फ्रॉस्टिंग सॉफ्ट हो गई है तो नेक्स्ट स्टेप से पहले आप इसको लाजमी 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखें ताकि ये दोबारा से सॉलिड हो जाए। तो फॉन्डेंट को यहाँ पर मैंने ओवरनाइट के लिए रेस्ट पर रख दिया था और रेस्ट के बाद फॉन्डेंट थोड़ी सी हार्ड भी हो जाती है। सॉफ्ट करने के लिए इसको दोबारा से थोड़ा सा गूंदना पड़ता है। तो अब हम आधी से थोड़ी सी ज़्यादा फॉन्डेंट को इस तरह से काट कर अलग कर लेंगे क्योंकि इसमें हमें कलर की मिक्सिंग करनी है। और बाकी को उसी तरह से प्लास्टिक रैप में कवर करके साइड पे रख देंगे। अब इसको हमें अच्छे से गूंद कर सॉफ्ट करना है। आप चाहें तो इसको 10 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। इस तरह से सॉफ्ट करने के बाद अब आप इसमें कोई भी कलर शामिल करके इसको मिक्स कर सकते हैं। लिक्विड या जेल कलर हो तो वो ज़्यादा इजीली मिक्स हो जाते हैं। लेकिन अगर पाउडर कलर हो तो फिर उसके बाद आप इस तरह से एक ड्रॉप पानी का इसमें शामिल करके इसको मिक्स कर लें और फिर उसके बाद इसको फॉन्डेंट में मिक्स करें। इस तरह से कलर बहुत इजीली इसमें मिक्स हो जाएगा। और ये देखें, इस तरह से फॉन्डेंट में कलर की मिक्सिंग करेंगे, लाइट या डार्क जो भी शेड आप देना चाहें। तो ये देखें, फ्लैग के लिए ग्रीन कलर का फॉन्डेंट तैयार है। और सेम इसी तरह से वाइट कलर के फॉन्डेंट को भी हम थोड़ा सा गूंद लेंगे ताकि ये भी सॉफ्ट हो जाए। तो फ्लैग के लिए ग्रीन और वाइट दोनों फॉन्डेंट तैयार हैं। अब इनको हम बेलेंगे। और बेलने के लिए अगर ज़रूरत हो तो फिर आप इस तरह से थोड़े से कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करें, लेकिन ज़्यादा कॉर्नफ्लोर इस पर बिल्कुल भी नहीं लगाना। इसके अलावा फॉन्डेंट की जो क्वांटिटी है वो हमें अंदाजे से इतनी लेनी है कि बेलने के बाद केक को अच्छे से कवर कर ले। तो इसको बेलने के बाद एक साइड से काट कर इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर मैंने व्हाइट कलर के फॉन्डेंट को भी बेल लिया है। इसको भी इस तरह से काट कर एक साइड से सीधा करेंगे। अब जो इनकी कटी हुई साइड्स हैं उनको इस तरह से मिला देंगे। चाहे तो इन दोनों को स्टिक करने के लिए आप 1-2 ड्रॉप पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बेलन की मदद से इस तरह से लंबाई में इसको हल्का-हल्का सा बेल लेंगे ताकि जो आपको फॉन्डेंट ऊंची-नीची नज़र आ रही है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए और बाकी फॉन्डेंट की तरह बिल्कुल लेवल में आ जाए। तो दोनों फॉन्डेंट अच्छे से स्टिक भी हो गई हैं और बिल्कुल स्मूथ भी हो गई है। इसको अब साइड पे रख देंगे। और केक यहाँ पर हमारा बहुत अच्छे से ठंडा है, सॉलिड है, सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर सॉफ्ट होगा तो फॉन्डेंट लगाते हुए ख़राब हो सकता है। इस तरह से स्केल की मदद से हल्का सा इसके ऊपर निशान लगा देंगे जहाँ पर हमें वाइट और ग्रीन का जॉइंट रखना है। इसके बाद हाथ की मदद से इसके ऊपर हल्का-हल्का सा 2-3 ड्रॉप्स के जितना पानी लगा देंगे ताकि जब हम इसके ऊपर फॉन्डेंट की लेयर रखें तो वो अच्छे से केक के साथ स्टिक हो जाए। तो फॉन्डेंट को यहाँ पर मैंने केक के ऊपर डाल दिया है। अब इसको इस तरह से ऊपर से स्मूथ करेंगे ताकि जो भी ऊंची नीची जगह हो वो बैलेंस हो जाए। केक को ऊपर से स्मूथ करने के बाद साइडों से दोनों साइड के जॉइंट्स को पहले स्मूथ करेंगे या सेट करेंगे ताकि साइडों पर भी जो जॉइंट है वो सही जगह पर सेट हो। फिर उसके बाद इसके सारे कॉर्नर्स इस तरह से सेट करेंगे। फॉन्डेंट फ्लेक्सिबल होती है इसलिए केक पर बहुत इजीली सेट भी हो जाती है, लेकिन फिर भी आप इसको एहतियात से हैंडल करें ताकि ये कहीं से फटे नहीं और ना ही कहीं पर सलवट आए। सारे कॉर्नर सेट करने के बाद अब साइडों से इसको अच्छे से स्मूथ कर देंगे ताकि बहुत नीट और क्लीन लुक आए। अब साइडों पर जितनी भी एक्स्ट्रा फॉन्डेंट है इसको काट देंगे। इस तरह से पिज़्ज़ा कटर की मदद से या आप नाइफ से भी इसको काट सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास एक फॉन्डेंट स्टैम्प है। इसकी मदद से हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। ये आपको किसी भी अच्छी बेकिंग वाली शॉप से मिल सकता है, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये डिज़ाइन किसी भी स्केल की मदद से बना सकते हैं। तो ये देखें, डिज़ाइन बनाने के बाद जो इसकी फाइनल सेटिंग है वो मैं भी एक स्केल की मदद से ही कर रही हूँ ताकि डिज़ाइन बहुत नीट हो जाए। बस अगर आप सिर्फ स्केल का इस्तेमाल करेंगे तो फासले की आपको एक जैसी मेजरमेंट करनी पड़ेगी ताकि डिज़ाइन बिल्कुल एक जैसा बने। साइडों पर भी सेम डिज़ाइन बनाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर वाले डब्बे साइडों वाले डब्बों के साथ मैच करें और इस तरह से बिल्कुल एक तरतीब में आए। तो केक पर डिज़ाइन बनाने के बाद अब जो व्हाइट कलर की फॉन्डेंट बच गई थी इससे हम केक के लिए चांद और सितारा बनाएंगे। और आप देखें, चांद बनाने के लिए मैं इस तरह से एक बाउल का इस्तेमाल कर रही हूँ। इतने साइज़ का अगर आपके पास कुकी कटर है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और स्टार बनाने के लिए इस तरह से मेरे पास एक स्टार की शेप का कुकी कटर है।
अब केक के ऊपर इन दोनों को रखकर इस तरह से हाथ से हल्का-हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि केक के साथ ये अच्छे से स्टिक हो जाएँ। चाहे तो इनको स्टिक करने के लिए आप 1 से 2 ड्रॉप पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद एक दूसरा सिलिकॉन मोल्ड है जिससे हम फॉन्डेंट के पल्स बनाएंगे। इस मोल्ड के ऊपर हल्का सा कॉर्नफ्लोर डस्ट करेंगे ताकि फॉन्डेंट इसके साथ चिपके नहीं। इस तरह से एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर को अच्छे से झाड़ देंगे। अब थोड़े से फॉन्डेंट को मैंने हाथ से इस तरह से लंबाई में रोल कर लिया था। इस फॉन्डेंट को अब हम इस तरह से मोल्ड के अंदर प्रेस कर देंगे। ऊपर से इसको इस तरह से बेलन से या हाथ से लेवल कर दें। अब एक तेज छुरी की मदद से एक्स्ट्रा फॉन्डेंट को पहले ऊपर से काट देंगे। तो लीजिए हमारे फॉन्डेंट के ज़बरदस्त से पल्स तैयार हैं। ग्रीन और वाइट दोनों में इनको बना लें। इसके बाद केक के नीचे साइडों पर इस तरह से हल्का-हल्का सा पानी लगाएँगे। मेरे पास यहाँ पर ये एक छोटे साइज़ का ब्रश है जो केक वगैरह के लिए ही इस्तेमाल होता है। आप चाहें तो कॉटन बड या हाथ से भी पानी लगा सकते हैं। तो फॉन्डेंट के ये पल्स पानी की वजह से केक के साथ ईज़िली स्टिक हो जाएँगे और यहाँ पर मैंने सारे केक पर पल्स लगा लिए हैं। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास गोल्डन कलर के ये एडिबल शुगर बीड्स हैं। सेम उसी तरह से इन शुगर बीड्स को भी स्टिक करने के लिए पहले हल्का-हल्का सा पानी लगाएँगे, इस तरह से एक ब्रश या कॉटन बड की मदद से। और फिर उसके बाद इन शुगर बीड्स को रखकर इस तरह से हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि ये केक के साथ अच्छे से स्टिक हो जाएं। तो अगर तो आपको बेकिंग का शौक है तो ये सारी चीज़ें आपको किसी भी अच्छी बेकिंग की शॉप से मिल जाएंगी। नहीं तो आप इनको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा पाकिस्तानी फ्लैग शेप का केक तैयार है। इस केक को आप अपनी पसंद के मुताबिक भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। वैसे केक की बहुत सारी वैराइटीज़ मेरे चैनल पर हैं और केक की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो इसी के साथ-साथ आपने इस वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल नहीं भूलना। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की मज़े-मज़े की न्यू और क्रिएटिव रेसिपीज़ देखने को मिलें। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी को ट्राई भी कीजिएगा और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।